एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। आज की क्लास में हम पाइथन में फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि जो भी आपका एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको किस टाइप से कंट्रोल किया जाता है, वो किस टाइप से एग्जीक्यूट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल। पाइथन जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट करते हैं सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल को। सीक्वेंशियल मीन्स वन बाय वन। ये बेसिकली टू टाइप से आपका कंट्रोल होता है जो फ्लो होता है। फर्स्ट वन इज कंडीशनल और सेकंड वन इज लूपिंग। जो लूपिंग होता है उसको इटरेशन भी बोला जाता है। इटरेशन टू टाइप्स की होती है पाइथन में। फर्स्ट वन इज फॉर लूप एंड सेकंड वन इज व्हाइल लूप। और जो कंडीशन होती है, कंडीशन बेस होती है आपकी इफ, एलिफ और एल्स। इफ, एलिफ और एल्स ब्लॉक में होती हैं। और जो इटरेशन कंट्रोल होती है दैट इज फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब हम बात करते हैं इफ, एलिफ और एल्स ब्लॉक की कि इसमें किस टाइप से ये वर्क करता है पाइथन में। पाइथन यूजेस द रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स यूजिंग अलोंग विद इफ एंड एलिफ टू क्रिएट कंडीशनल ब्लॉक्स that execute a set of Python statements depending on the truth value of the condition। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप if स्टेटमेंट देते हैं तो if में आपकी कंडीशन गिवन होती है, फिर इसकी स्टेटमेंट्स आती हैं। ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंडेंटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद इफ आता है, फिर उसमें भी कंडीशन आती है और उसकी भी स्टेटमेंट होती है, फिर एल्स होता है। अगर आपकी कंडीशन जो इफ स्टेटमेंट है उसमें कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो ही इफ ब्लॉक में एंट्री होगी और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो इलिफ स्टेटमेंट पे जाएगा। इलिफ स्टेटमेंट में चेक करेगा कंडीशन को। कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो इलिफ में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो एल्स पर जाएगा और एल्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आपका जो पाइथन में इफ, एलिफ और एल्स ब्लॉक्स हैं बेसिकली वो ब्लॉक्स आपके कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो उस ब्लॉक में जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट नहीं होंगे। किस टाइप से करते हैं, इस एक प्रोग्राम को समझते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। किसी भी ब्लॉक की जो स्टार्टिंग होती है, ब्लॉक ऑफ कोड्स जो होते हैं आपके, जो जिस टाइप के ये ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, तो ये जो स्टार्टिंग होती है इनकी स्टार्टिंग होती है कोलोन के थ्रू। जब भी आप कोलोन यूज करते हैं, कोलोन करके एंटर करोगे तो वो एक कोड ऑफ ब्लॉक आपका स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी जो सेम इंडेंटेशन पर स्टेटमेंट होती हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपके पर्टिकुलर ब्लॉक का ही पार्ट होती हैं। जैसे अभी इफ स्टेटमेंट है, इफ में कंडीशन गिवन है, कोलोन किया, कोलोन करते ही जो ही आप एंटर करते हो प्रिंट आया। यहाँ पर भी मान लो एक और स्टेटमेंट है प्रिंट की, एक और स्टेटमेंट है प्रिंट की। तो जितनी भी स्टेटमेंट होंगी जिनका सेम इंडेंटेशन होगा वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपके इस ब्लॉक का ही पार्ट होंगे। तो ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन जस्ट आफ्टर द कोलोन सिंबल एंड ब्लॉक इज इंटेंडेड। तो इंटेंटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले ही। एक प्रोग्राम लिखना है कि फाइंड करना है लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। पहले हमें यहाँ पर करना है इफ स्टेटमेंट के बेस पे, इफ, एलिफ और एल्स के बेस पे। हमने तीन लार्जेस्ट निकालना है थ्री नंबर्स में, तो थ्री नंबर्स लिए हमने। अगर हम करते हैं, ये चीज नोट कर लेना, अगर करते हैं इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन जो होता है ऑलवेज स्ट्रिंग वैल्यू जनरेट करता है। रिटर्न टाइप जो होती है इनपुट फंक्शन की वो स्ट्रिंग होती है। तो उसके लिए इंट लगाना जरूरी है। इंट लगाओगे तो इसका मतलब जो वैल्यू आपने एंटर किया है वो इंटीजर टाइप की है। फ्लोट करते हो तो जो वैल्यू आपने एंटर किया है वो फ्लोट टाइप की है।
तो वो आपको डाटा टाइप देना होगा कि किस टाइप की वैल्यू आप एंटर करा रहे हैं। तो हमने एक वैल्यू ले ली, ए में मान लो 5 है, बी में आपका 4 है और सी में 7 है। यहाँ वैल्यूज हमने एंटर कर दी। इफ में जाएगा, इफ में चेक करेगा ए ग्रेटर देन है बी से, 5 ग्रेटर देन है 4 से एंड ए ग्रेटर देन है सी से, 5 ग्रेटर देन है 7। एंड गिवन है, एंड का मतलब है अगर दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू है तभी आपका ट्रू माना जाएगा, अगर कोई एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वो फॉल्स ही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये ट्रू है लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो आपका इसमें एंट्री नहीं करेगा, इफ में एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो अब एलिफ पे जाएगा, एलिफ पे चेक करेगा, बी ग्रेटर देन है सी से, 4 ग्रेटर देन है 7, ये भी फॉल्स है तो यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा, ये जाएगा एल्स पे, और एल्स में जो भी है उसकी कंडीशन, जो भी आपका वेरिएबल है उसको प्रिंट करा देगा, मतलब सी की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर ही प्रिंट करना था तीनों में। इस टाइप से जो है वो कंडीशंस वाला इफ, एलिफ और एल्स आपका वर्क करता है। There could be a nested if construct as the following program shows. Nested if के बारे में है ये। नेस्टेड का मतलब होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ कंडीशन के इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इफ स्टेटमेंट होना, उसके अंदर ही इफ स्टेटमेंट होना, कोई भी कितनी भी आप यूज कर सकते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि किसी लूप के अंदर किसी अनदर लूप का होना, उसके अंदर भी अनदर लूप का होना, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, और दैट इज नेस्टेड इफ। मतलब लूप के अंदर लूप होना, दैट इज नेस्टेड लूप। इफ स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट का होना, दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। प्रोग्राम हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, सेम यही प्रोग्राम है, ये यहाँ पर नेस्टेड इफ का यूज करके यूज किया गया है, और यहाँ पर आपको सीधा इफ, एलिफ और एल्स का यूज करके बनाया गया था। ये आपका इफ ब्लॉक था, ये एलिफ ब्लॉक था और ये एल्स ब्लॉक था। यहाँ पर नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ यूज किया गया। ए बी सी 3 वेरिएबल लिए हैं, उनकी वैल्यू मान लो 4 है, 5 है और 7 है। इफ ए ग्रेटर देन है बी से, ए है 4 ग्रेटर देन है 5 से, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो इसके अंदर एंट्री करेगा ही नहीं, सीधा ये इफ और एल्स इनके साथ में एंट्री करेगा ही नहीं, सीधा यहाँ से जो है वो यहाँ आ जाएगा। बी ग्रेटर देन है सी से, बी है आपका 5 ग्रेटर देन है सी से, तो ये भी फॉल्स हो गया तो सीधा यहाँ से ये आएगा और प्रिंट कर देगा 7 को। अगर मान लो हम वैल्यू चेंज करते हैं, वैल्यूज करते हैं यहाँ पर 9, 2 और 7। 9 ग्रेटर देन है 2 से, यस बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो इसमें एंट्री कर जाएगा इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में फिर चेक करेगा ए ग्रेटर देन है सी से, ए की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 7 है, इसको चेक करेगा, यस इट इज ट्रू, ट्रू है तो ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा, ए में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से ये वाली चीज जो है लूप जो है वो वर्क करता है। अगर मान लो यहाँ पर 10 वैल्यू होती और ये वाली वैल्यू आपकी 10, ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो जाता है यहाँ से, तो ये एल्स वाले पे आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट एल्स पे आता है और एल्स में जो वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। इस टाइप से नेस्टेड इफ वर्क करता है। होप सो आपको इफ, एलिफ और एल्स के बारे में समझ आया होगा कि प्रोग्राम में वो किस तरीके से वर्क करते हैं। नेस्टेड इफ के बारे में भी आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। इस टाइप के काफी बार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आपको एरर रिमूव करनी है या बताना है कि किसमें एरर है, कौन सी एरर है, उस टाइप के ये क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। देखिए यहाँ पर इसने इनपुट दिया है, इनपुट एंटर इन नंबर। जब भी आप एंटर करोगे नंबर तो इनपुट जो है, इनपुट फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है
स्ट्रिंग टाइप के, उसकी रिटर्न टाइप जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ए की वैल्यू स्ट्रिंग में मानी जाएगी। तो इसके लिए आपको इसकी डाटा टाइप गिवन होगी, देनी पड़ेगी इसकी डाटा टाइप, तभी आप इसके बारे में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर लूप के बारे में। पाइथन फोर लूप, फोर लूप और व्हाइल लूप जो होते हैं दोनों ही इटरेशन स्टेटमेंट्स होती हैं। Python for loop is used to iterate a set of Python statement till a counter reaches its limit। मतलब क्या होता है कि आपको एक लिमिट गिवन होगी, उस लिमिट तक जब तक आप रीच नहीं कर जाती हैं तो आपकी जो गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी पर्टिकुलर कोड के अंदर, ब्लॉक ऑफ कोड में, तो वो सारी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो इटरेट करते रहेंगे, रिपीट होती रहेंगी। यहाँ करते हैं जैसे ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एन नंबर्स, एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें फाइंड आउट करना है एन नंबर्स का सम। तो एन नंबर्स मान लो आपके पास 10 है, 10 नंबर्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। नंबर्स इसने रेंज के अकॉर्डिंग गिवन है एज सम। सम में जो है एक वेरिएबल लिया है, आप कोई भी, जरूरी नहीं है सम लो, कुछ भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं, वो 0 लिया है। फॉर आई इन रेंज 1 to 11। रेंज के बारे में भी पढ़ेंगे, रेंज फंक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका ये। एग्जाम में इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेंज के बारे में भी। आपके जो है मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होते हैं फॉर में। रेंज का मतलब क्या है कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है और कहाँ तक इसको इटरेट करना है, वो चीज गिवन होती है रेंज में। तो आई जो वेरिएबल है ये रेंज में से, रेंज जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे 1 to 11 है तो ये होती है स्टार्ट वैल्यू और ये होती है एंड वैल्यू। हमेशा रेंज में जैसे रेंज एन करते हैं तो ये होती है 0 to n-1 वैल्यूज। जो आपकी एंड वैल्यू गिवन होगी, जो स्टॉप वैल्यू गिवन होगी, उससे आगे ही, वहां तक नहीं जाता रेंज वाला, उससे पहले ही खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक आपका लूप चलेगा। आई क्या है, आई एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू पिक करेगा। पहले आई में वैल्यू 1 आएगी, फिर वैल्यू 2 आएगी, 3 4, इस टाइप से एक एक करके 1 by 1 वैल्यूज जो है वो आई में आती रहेंगी। तो अब स्टार्टिंग में जो है आई में वैल्यू है 1, तो सम में है 0, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। तो प्रिंट हो जाएगा सम। यहाँ पर अभी प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट तब होगा, देखिए अगर यहाँ पर प्रिंट लिखा होता सम के साथ में तो अभी से प्रिंट हो जाता। इस फोर लूप के अंदर इस ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट होंगी वही सारी प्रिंट होती, लेकिन जो है वो बाहर है, इस ब्लॉक से बाहर है, बाहर है तो ये अभी प्रिंट नहीं होगा, ये तब प्रिंट होगा जब इस फोर लूप से बाहर आएगा। तो अब 1 हो गया इसकी वैल्यू, फिर से लूप चलेगा। अब आई में वैल्यू आ गई 2 और सम में वैल्यू है 1, तो सम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। अब फिर से जाएगा, फिर जाएगा, अब आई में वैल्यू आ गई 3 और सम में वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 9। और इस टाइप से आपकी वैल्यूज जो है ये फोर लूप है, ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि आई में वैल्यू 10 होगी। जो ही ये आई की वैल्यू 10 होके फिर 11 पर आएगा तो आपका लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो जो सम में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फाइनल वैल्यू को। ऐसे ही ये एक तो था ये फोर लूप यूज करके, फोर लूप का यूज किया था। अभी है पाइथन फोर लूप कैन बी यूज्ड टू इटरेट ओवर ए कलेक्शन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑब्जेक्ट मींस इट कैन बी ए लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी।
तो फॉर लूप जो है अभी हमने यूज किया था रेंज फंक्शन यूज करके। अभी हमने रेंज फंक्शन को यूज किया था फॉर लूप यूज करके। अभी यहाँ पर आप लिस्ट भी ले सकते हैं, टपल भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी, डिक्शनरी भी, जो भी है आप ले सकते हैं और उसमें भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यूज हुआ है आई इक्वल्स टू, हमने ये लिस्ट ली है, एक लिस्ट ली है, तो यहाँ पर फॉर आई इन एल लिस्ट का है, तो x जो है, x में पहले 10 आएगा, x में फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा। 50 आने के बाद ये एंड हो जाएगा। अब x में क्या है, 10 है, यहाँ से उठा रहा है l में से, और l जो है ये यहाँ से वैल्यूज उठा रहा है। तो x में अभी 10 है, तो ये क्या करेगा, 10 10 प्लस 10 20, 20 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एंड, एंड में क्या लगाना है, जो भी आपकी वैल्यू है। अब 20 के यहाँ पर आपको कोमा यूज करना है, तो यहाँ पर आप कोमा लगा देंगे, या फिर आपको कोई भी सिंबल यूज करना है तो वो आप सिंबल यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ स्पेस देना है, तो यहाँ पर आप स्पेस कर सकते हैं। एंड का मतलब होता है जो ये वैल्यूज आपकी आई हैं, इनके एंड में आप क्या यूज कर रहे हैं। अब x में जो है वो अभी इटरेशन चली, तो x में 20 आ गया, 20 आया तो प्रिंट हो जाएगा 20 प्लस 10, एंड में स्पेस देना है, स्पेस कर या फिर x में 30 आ जाएगा, इस टाइप से चलेगा 50 तक, 50 प्लस 10 हो जाएगा, फिर स्पेस दिया, फिर जाएगा, फिर अब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा। इस टाइप से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट में से किस तरीके से एलिमेंट को पिक करना है, उसमें भी फॉर लूप यूज होता है। कोई रेंज आपको गिवन है, उस रेंज में फॉर लूप कैसे यूज करना है वो भी हमने किया है। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम यूज करते हैं व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप में जो है वो कंडीशन गिवन होती है। While loop is used in situation where we have no idea as when the loop is going to end since there are no counters। अभी हमें पता था, जो फॉर लूप हमने यूज किया वो हमें पता था कि लूप कहाँ एंड हो जाएगा, जब तक इस लिस्ट के सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे आपका लूप एंड हो जाएगा। यहाँ पर रेंज में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके सारे खत्म हो जाएंगे, तो लूप एंड हो जाएगा। लेकिन जब हमें नहीं पता लूप कब एंड होना है, तो हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। व्हाइल में हमें रिवर्स में करना है एक प्रोग्राम, मान लो आर में दे दिया हमने 0, कोई भी वेरिएबल आर ई भी कर लो या कोई भी वेरिएबल ले लो। वैल्यू हमने एक नंबर लिया है, नंबर, इस नंबर को हमें रिवर्स में करना है। तो व्हाइल n ग्रेटर देन है 0, जब तक आपका जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर है, तब तक आपके ये स्टेटमेंट्स रन होंगी, जब तक आपका जो ये लूपिंग चलेगा, इटरेशन चलेगी। कब तक चलेगी, जब तक कि n आपका 0 है से ग्रेटर है। जो ही 0 के इक्वल आएगा या 0 से लेस देन आएगा, तो आपका लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आपको यूज करनी है। और फिर लास्ट में जब आपका जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाती है, आपकी n की वैल्यू जो है वो या तो 0 या लेस देन 0 हो जाती है, तो आपका यहाँ इससे बाहर आ जाएगा, इस ब्लॉक से बाहर आएगा, और बाहर आके प्रिंट में REV की जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से आपका व्हाइल लूप वर्क करता है। अब हम पढ़ते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। पाइथन में रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। रेंज है रेंज फंक्शन आपका, तो इसमें आपकी एक वैल्यू देना तो मस्ट होता है, रेंज n। इसका मतलब होता है रेंज में आप 3 आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्ट, सेकंड वन इज स्टॉप, एंड थर्ड वन इज स्टेप। स्टार्ट का मतलब होता है कि वैल्यू कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। स्टॉप का मतलब होता है कि कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ एंड करना है उसका, और उस इटरेशन में कितने इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। स्टेप का मतलब होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। स्टार्ट जो होता है, अगर आपने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी है, ये आपकी इस टाइप का रेंज फंक्शन होता है। अगर आपने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी है,
ये आपकी ऑप्शनल होती है स्टार्ट की वैल्यू। स्टेप की वैल्यू भी ऑप्शनल होती है, आपको देनी है या नहीं, लेकिन स्टॉप की वैल्यू मस्ट होती है। अगर आपने स्टार्ट की वैल्यू गिवन है तो वो उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा, स्टेप की वैल्यू गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन अगर आपने ना ही स्टार्ट की वैल्यू दी है ना ही स्टेप की वैल्यू दी है, तो आपका जो है रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो है स्टार्ट की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता है, और बाय डिफॉल्ट जो है स्टेप की वैल्यू 1 होती है, जो इंक्रीमेंट होता है वो 1 होता है। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है और बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है वो 1 होता है। तो रेंज में आपके 3 तरीके के होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट का मतलब होता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टॉप का मतलब होता है कहाँ पर आपको रोकना है, स्टॉप तक कभी भी नहीं जाता। अगर रेंज आपका है, रेंज n है मान लो, तो ये आपका चलेगा 0 to n-1, यहाँ तक कि जो एलिमेंट्स हैं उनको पिक करेगा। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा और n-1 तक जाएगा। जो आपकी स्टॉप की वैल्यू गिवन होती है उस स्टॉप की वैल्यू से पहले ही एंड कर देता है एलिमेंट्स को। और स्टेप की वैल्यू गिवन होती है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। किस टाइप से करता है वो हम समझते हैं। मान लो रेंज 10 है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है रेंज 10, तो यहाँ ये जो 10 वैल्यू है ये स्टॉप की वैल्यू है। स्टार्ट नहीं गिवन है, स्टेप नहीं गिवन है। स्टार्ट नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। स्टेप नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट 1-1 का इंक्रीमेंट होता है। तो ये इस टाइप से चलेगा। कहाँ तक चलेगा, n-1 तक चलेगा, मीन्स 9 तक चलेगा। ये वैल्यूज होंगी। अगर आपका गिवन है रेंज 1 to 11, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट और ये होता है एंड। तो स्टार्ट अब 1 गिवन है तो 1 से स्टार्ट होगा। स्टेप गिवन नहीं है तो स्टेप बाय डिफॉल्ट 1-1 का इंक्रीमेंट होता है, और इस टाइप से n-1 तक चलेगा। 11 है तो ये 10 तक चलेगा। इस टाइप से ये वर्क करता है। अब ये गिवन है रेंज 1, 11 और 2। इसका मतलब है 1 से स्टार्ट करना है, 2 का इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। अब यहाँ से हम करेंगे इंक्रीमेंट तो 11 हो जाएगा, लेकिन 11 तो स्टॉप करना है तो ये यूज नहीं होगा, इससे पहले तक की वैल्यू ही पिक करेगा। इसका मतलब है स्टार्ट, दैट वन इज स्टॉप एंड दिस वन इज स्टेप। आपको 10 से स्टार्ट करना है, 1-1 जो है वो डिक्रीमेंट करना है, 9, 8, 7, और ये चलेगा कहाँ तक, 0 से पहले तक, मतलब 1 के बाद आता है 0। लेकिन ये 0 जो है वो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टॉप पे है। तो स्टॉप से पहले तक की वैल्यू तक ही ये चलता है। इस टाइप से आपका रेंज फंक्शन जो है वो वर्क करता है। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसमें ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, इनका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है पाइथन प्रोग्राम्स में। पाइथन में क्या, C++, जावा, आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, इसमें प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां पर भी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी तरीके से पाइथन में भी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप लूपिंग करते हैं उसमें यूज करते हैं। मेन डिफरेंस जो होता है ब्रेक और कंटिन्यू में, अगर आपको डिफरेंस समझ आ गया तो इसका जो है किस क्या रोल है, किस टाइप से यूज किया जाता है, वो भी आपको समझ आ जाएगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इटरेशन को ब्रेक करना और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट कर देना।
continuous statement is encountered in a loop, the remaining statement after the continuous statement are not executed and loop enters into next iteration. जो loop जो होता है वो आपकी next iteration पे चला जाता है, मतलब आपके पूरे के पूरे loop को break नहीं करता है, पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, उस ब्लॉक में जितनी आपकी स्टेटमेंट होंगी उनको ब्रेक करता है। अभी प्रोग्राम करेंगे तब आपको समझ आएगा। और जो ब्रेक होता है, ब्रेक ब्रेक जो है, एक बार आपने ब्रेक कर दिया तो वो पूरे लूप को ही खत्म कर देगा, लूप ही एंड हो जाएगा। स्टॉप द लूप इटरेशन एंड एग्जिट फ्रॉम द लूप। लूप से ही बाहर आ जाता है, जहां पर आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, तो आपका प्रोग्राम जो है उस लूप से ही बाहर आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस स्टेटमेंट में जो है वो पर्टिकुलर इटरेशन को ही ब्रेक करेगा, लेकिन लूप से बाहर नहीं आएगा। आगे के लूप के जो इटरेशन है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कैसे होंगी वो एक बार हम पढ़ते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें चेक करना है कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। हमने मान लो n है, n की वैल्यू एंटर कर दी हमने 5। फॉर आई इन रेंज, ये रेंज है 2, n की वैल्यू हमने 5, मोडुलो डिवाइड बाई 2 प्लस 1। जब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 है तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 2 और 3। ये आपका रेंज है। रेंज में बन गया 2 और 3, मतलब 2 से स्टार्ट करना है, 3 पे एंड कर देना है, इसका मतलब है 2 ही एक अकेली वैल्यू आएगी इसमें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है 5, मोडुलो डिवाइड बाई 2, तो रिमाइंडर क्या आया इसका 1। रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये आपकी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो इसके इफ के अंदर एंट्री करेगा ही नहीं, नहीं करेगा तो इससे बाहर आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। ये एल्स जो है ये इफ के ही साइड में आएगा, इधर आएगा ये एल्स, ये इधर होगा। और प्रिंट जो है वो इसका थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करेगा, इस टाइप से होगा। तो फिर इफ नहीं होगा तो एल्स पे आ जाएगा, एल्स पे आएगा तो प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर। सेम एज अगर हम 5 की जगह लेते हैं, हम लेते हैं 9 नंबर को। 9 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, हमने n की वैल्यू ली 9। अब ये हो जाएगा 2, 9 फ्लोर डिवीजन 2 प्लस 1, 2 4 जा 4 और 1 5, तो 2 और 5 यहाँ तक चलेगा। 2 और 5 में वैल्यू जाएंगी, 2 से स्टार्ट होगा, स्टेप गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 1 का इंक्रीमेंट होगा और 4 तक ये चलेगा। ये वैल्यूज आएंगे आपके आई में। आई में पहले आई है 2 वैल्यू, n है 9, तो 9 मोडुलो डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो आपका यहाँ एंट्री नहीं करेगा, तो यहाँ से नहीं होगी। फिर से जो आई है वो आई अब 2 से 3 पे, जब तक ये वैल्यू जो है एंट्री, यहाँ पर एंट्री तब होगी जब आपकी आई की वैल्यूज जो है 2 3 और 4 सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर आ चुकी होंगी, तब यहाँ एंट्री होगी। तो अब जो है एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं ऊपर वाले को। 2 3 एंड 4 ये वैल्यूज हैं इसकी। अब आपके आई में वैल्यू हो गई 3, आई में वैल्यू 3 हो गई तो ये हो जाएगा 9 मोडुलो डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0, तो ये आपका ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, एंट्री करते ही ये प्रिंट हो जाएगा नोट प्राइम, और फिर आपका ब्रेक हो जाएगा, और मतलब आपका जो लूप है यहीं पर रुक जाएगा, प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा, आपका नोट प्राइम रिटर्न हो जाएगा। अब ये आगे इस 4 को चेक नहीं करेगा, आपका लूप जो है वो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। समझ आया कि किस तरीके से होता है। अगर पहले वाले में तो एक ही नंबर था, 2 नंबर था, एक को ही चेक किया, देख लिया कि ट्रू है या फॉल्स है। ये जब तक चेक करेगा, जितनी वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज को चेक करेगा, जिस पर भी फॉल्स है तो यहीं फॉल्स से यहीं वापस चला जाएगा, यहीं चेक करता रहेगा। और जो ही कंडीशन आपकी ट्रू होती है एंट्री कर जाएगा ब्लॉक में, एंट्री करते ही ब्रेक हुआ तो ब्रेक होते ही आगे की कंडीशंस जो बच गई, एलिमेंट जो बच गए, उन एलिमेंट्स को चेक नहीं करेगा। ये तो था आपका ब्रेक स्टेटमेंट।
जो आपका लूप जो है वो ब्रेक हो गया। अब आते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि पर्टिकुलर इटरेशन को ब्रेक करता है, बाकी की जो इटरेशंस होती हैं नेक्स्ट इटरेशन वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। किस तरीके से होगी हम प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 100 यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो 1 और 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है, जितने भी ओड नंबर आएंगे उनको स्किप कर देना है। i इक्वल्स टू 0 वाइल i लेस देन 100 है। i की वैल्यू जब तक 100 से लेस देन है तब तक ये लूप अंदर एंट्री वाला लूप चलेगा। जो ही i की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 100 हो जाएगी तो ये लूप रुक जाएगा, या फिर इक्वल्स टू 100 हो जाएगी तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। आई की वैल्यू 0 है, यस 0 है, 0 लेस देन 100 है, यस ट्रू है। एंट्री करेगा 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1। आई की वैल्यू हो गई 1। 1 मोडुलो डिवाइड बाई 2 करते हैं तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, यस नॉट इक्वल्स टू 0 है, ट्रू है। ट्रू है तो कंटिन्यू पे आएगा, कंटिन्यू पे आएगा तो मतलब यहाँ से आपका सीधा फिर वापस यहाँ चला गया, प्रिंट नहीं हुआ उससे पहले ही चला गया, तो मतलब स्किप कर दी, इस इटरेशन को इसने स्किप कर दिया। अब आई की वैल्यू जो है वो 1 थी, 1 लेस देन 100 होता है, यस ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ आएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू ये 2 हो जाएगी आई की वैल्यू। 2 मोडुलो डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर अब क्या हो गया फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा तो आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मतलब 2 इसका प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये इफ के सामने है तो मतलब ये अगर कंटिन्यू के सामने प्रिंट होता तो ये इफ के ब्लॉक के अंदर होता। अब ब्लॉक से बाहर आया है तो बाहर आने के बाद प्रिंट मिला इसको तो इसने प्रिंट कर दिया। अब फिर से आई की वैल्यू चेक करेगा, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई थी, 2 लेस देन है 100, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो गई और 3 मोडुलो डिवाइड बाई ये 3 हो गई, 3 मोडुलो डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये इस ब्लॉक में एंट्री कर गए, ब्लॉक में जो है वो कंटिन्यू है तो इसको बाहर ना जाके फिर वापस यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर 3 लेस देन 100 है तो 3 प्लस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 मोडुलो डिवाइड बाई 2 करेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये यहाँ एंट्री नहीं करेगा, सीधा यहाँ आएगा और प्रिंट कर देगा जो आई की वैल्यू है वो। तो इस टाइप से आपकी ये जो है लूपिंग प्रोसेस चलेगी। कंटिन्यू में का मतलब होता है कि उस प्रोसेस को ब्रेक करना, नेक्स्ट वाली इटरेशन को चलना। होप सो आपको समझ आया होगा कि ब्रेक क्या काम करता है और कंटिन्यू क्या काम करता है। अब है एल्स ब्लॉक इन लूप। एल्स ब्लॉक का मतलब तो एल्स जो होता है वो आपका इफ के साथ में ही होता है, इफ के साथ में एल्स होता है। इफ की स्टेटमेंट अगर आपकी फोर के साथ में भी एल्स होता है, इफ के साथ में भी एल्स होता है। एल्स का मतलब जो होता है कि एक स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है तो आपकी अनदर स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स वाली स्टेटमेंट अगर सारी ही फॉल्स हैं तो एल्स वाली तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ये एल्स ब्लॉक होता है। तो आज की क्लास में हमने ब्रेक के बारे में पढ़ा, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है, फोर लूप व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा है, इफ इलिफ और एल्स के बारे में पढ़ा है और रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा है। इनके जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जो है वो आपके ये जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं। इनके बारे में एमसीक्यू करेंगे तब आपको पता चलेगा किस टाइप से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही माइनर से मिस्टेक्स होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप ऑनलाइन मतलब मॉक टेस्ट लगाएंगे या फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे हम, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसकी खुद प्रोग्राम करने की और उन प्रोग्राम को समझने की उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।